टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारी इकोनॉमी की वीडियो है जहां पर हम सवालों के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से, उनकी व्याख्याओं के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी वीडियो है वो इकोनॉमी की सीरीज की तीसरी वीडियो है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इकोनॉमी की और दूसरे सब्जेक्ट्स की तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत और आज का हमारा जो पहला सवाल है वो AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के है। सवाल बहुत सिंपल सा है। आपसे पूछा गया है कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चार चीजें हमारे सामने यहाँ पर दी हुई है। पहला है सोशल वेंचर फंड, दूसरा है प्राइवेट इक्विटी फंड, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और चौथा है एंजल फंड। हमको ये बताना है कि उपयुक्त में से कितने सेबी के विनियमों के अंतर्गत वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में कैटेगराइज किए गए हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको जवाब पता है आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको जवाब पता है तो आप जवाब दे सकते हैं, जवाब नहीं पता है तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि अब आपने जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है, अगर आप देखें तो सारी ही जो चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, चाहे सोशल वेंचर फंड हो, चाहे इक्विटी फंड हो, चाहे वेंचर फंड हो, चाहे एंजल फंड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, ये सारी चीजें आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में शामिल की जाती हैं सेबी के डेफिनेशन के मुताबिक। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। वैकल्पिक निवेश कोष क्या होता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? तो इससे AIF से तात्पर्य भारत में स्थापित यह निगमित किसी भी निजी निवेश माध्यम से है जो परिष्कृत भारतीय या विदेशी पूंजी से विदेशी निवेशकों से पूंजी एकत्र करते हैं और अपने निवेश के लाभ के लिए एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करते हैं, यानी कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो निवेश करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है। इसमें आपको, अगर आप देखें, बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिलती हैं, जैसे कैटेगरी 1 हो गया, कैटेगरी 2 हो गया, कैटेगरी 3 हो गया। अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग तरीके के वेंचर फंड मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे आपका वेंचर कैपिटल फंड हो गया, एंजल फंड हो गया, जो शुरुआत की जो कंपनियां होती हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो एंजल फंड से मिलता है। इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाता है, जैसे आपका सड़कें हो गई, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, और भी तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो उसमें जो पैसे लगाते हैं तो उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं। सोशल वेंचर फंड हो गया, जो कि सामाजिक रूप से काम करने वाली कंपनी में पैसा लगाता है। फिर आपका कैटेगरी 2 में अगर आप देखें तो कैटेगरी 2 में बेसिकली वो फंड शामिल होते हैं जो कि 1 और 3 में नहीं आते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। 2 में कौन शामिल होता है? 2 में वो शामिल होते हैं जो 1 और 3 में नहीं आते हैं। और इसमें अगर आप देखें आपका कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, तो जैसे आपका प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया, इसमें आपका डेट फंड हो गया, ये इसमें शामिल होते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 अगर आप देखें, कैटेगरी 3 में बेसिकली आपका जो हेज फंड है वो शामिल होते हैं, जो बहुत सारा पैसा आपका इक्विटी बाजार में लगाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा सवाल है ये आपका भारत में MSP को लेकर के है। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित दलहनों पर विचार कीजिए। 5 चीजें यहाँ पर हमारे सामने दी हुई है। हमको ये बताना है कि उपयुक्त दलहनों में से कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के अंतर्गत शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं इसमें एक बार हम देख लेते हैं। तो चना है, इसमें राजमा है, उड़द है, लोबिया है और मसूर है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपने MSP को पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि MSP में कितनी फसलें हैं और कौन कौन सी फसलें हैं। इसमें आपका चना, उड़द और मसूर की जो दाल है, मसूर की जो दलहन है वो MSP में शामिल है। लोबिया और राजमा जो है ये MSP में शामिल नहीं है, यानी कि 3 शामिल हैं, 2 नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो MSP यानी कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो दर होती है जिस पर सरकार किसानों से उस फसल को खरीदने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है, जो कि बाजार मूल्य से जब प्राइस जो है वो बाजार मूल्य से नीचे चला जाता है। इसमें अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से टोटल आपका इसमें जो फसलें हैं, इसमें आप देखेंगे आपको धान मिलेगा, गेहूं मिलेगा, मक्का मिलेगा, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ हो गया। तो अगर आप दालों में देखिए, दलहन में देखेंगे तो चना है, अरहर है, तूर है, उड़द, मसूर और मसूर आपको मिलेगी। अगर आप रेप सीड्स, अगर आप ऑयल सीड्स में देखें तो रेप सीड है आपका, सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजफली है, तिल है, कुसुम है और नाइजर सीड है। और अगर आप कैश क्रॉप्स में देखेंगे तो आपका कपास है, खोपरा है और कच्चा जूट है। तो ये आपको फसलों के नाम याद रखने हैं। कौन इसको अनाउंस करता है? तो MSP को डिसीजन लेने का जो अधिकार है तो CACP को ये अधिकार है, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इस संबंध में डिसीजन लेता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला हमारा सवाल है
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड द्वारा मृदा की गुणवत्ता से संबंधित 12 मापदंडों की जानकारी मिलती है, और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि इस योजना के अंतर्गत मृदा नमूनों का संग्रह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। अब आपको इस सवाल का सही जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, सही का सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है वीडियो आपने पॉज कर ली होगी, सवाल का जवाब दे दिया होगा। अब हम जवाब देखते हैं। इसमें मैंने दो यहाँ पर जो है चीजें हाईलाइट की हैं, और दोनों ही चीजें इस सवाल का सही जवाब लेकर के आती हैं। सबसे पहले, क्या 12 मापदंड है या नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसमें टोटल 12 मापदंड इस्तेमाल होते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या 5 वर्ष में इसको मापा जाता है? क्या नमूने 5 वर्ष में लिए जाते हैं? अब आप सोच करके देखिए कि अगर सैंपल जो है वो 5 वर्ष में एकत्र किए जाएंगे, तो फिर इसकी वजह से बेसिकली आपका जो 5 वर्ष का टाइम तो बहुत लंबा होता है। 5 वर्ष के टाइम में बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं। तो किसानों को क्या फायदा होगा इससे? किसान इस पूरी योजना का लाभ ही क्यों उठा पाएंगे? तो दूसरा स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगर आप देखें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 2015 में शुरू किया गया था। 19 फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें अगर आप देखें, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जहां पर 12 जो मानक हैं उनकी गणना की जाती है। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपने एनपीके के बारे में सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मापदंड होते हैं। इन पोषक तत्व माने जाते हैं। इसमें आपका एन यानी कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। सल्फर भी इसमें मापा जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर आप बात करें तो जिंक हो गया, आपका लोहा हो गया, इसमें तांबा हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरॉन हो गया। इसके साथ साथ आपका कुछ और मानक जो है यहाँ पर देखे जाते हैं, जैसे पीएच लेवल हो गया। तो आपकी फसल का, आपका जो खेत है उसका पीएच लेवल क्या है, उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, और उसका जैविक ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये भी जो है आपका इस पूरी स्कीम में मापा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो एक साल में 2 बार यहाँ पर फसल का जो रिकॉर्ड है वो लिया जाता है। तो एक साल में 2 बार फसल के नमूने लिए जाते हैं, एक रबी क्रॉप से के टाइम पे और एक आपका खरीफ क्रॉप के टाइम पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, इसे दिसंबर 2000 में सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, बाद में इस योजना का विस्तार कर इसमें औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों सहित 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल कर लिया गया। इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, ये हमको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख करके आप सही जवाब दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है, उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। अंत्योदय अन्न योजना जो है, अंत्योदय अन्न योजना को साल 2002 में शुरू किया गया था। साल 2002 में शुरू किया गया था। भारत में गरीबी रेखा से जितने भी लोग जो लोग मौजूद थे, तकरीबन 1 करोड़ लोगों को इस योजना का बेनिफिट देने के लिए सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत आपका बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके साथ साथ और भी तमाम चीजें हैं जो इस योजना में उपलब्ध कराई जाती हैं। और अगर आप देखें तो आरंभ में प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 25 किलोग्राम अनाज प्राप्त होता था, जिसे बाद में 1 अप्रैल 2002 से बढ़ा करके 35 किलोग्राम कर दिया गया था। बाद में योजना में बहुत बार विस्तार किया गया। 2003-4 में विस्तार हुआ, 2004-5 में विस्तार हुआ और 2005-6 में विस्तार हुआ। 2005-6 के विस्तार के बाद तकरीबन 2.5 करोड़ परिवार जो हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ परिवार जो हैं, इनको इस योजना में शामिल कर लिया गया, जो कि बीपीएल आबादी का लगभग 38% हिस्से को कवर करता है। तो ये हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है वो जीडीपी डिफ्लेटर को लेकर के है। जीडीपी अपस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, इसे थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप माना जाता है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, इसे प्रत्येक माह डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के साथ प्रकाशित किया जाता है। अब हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इस पूरे सवाल का सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है वीडियो आपने पॉज की होगी। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो सवाल का जवाब अगर आप देखें, इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका पूरी तरीके से ठीक है और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है उस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर दर्शाता क्या है।
जीडीपी डिफ्लेटर अगर आप देखें, जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अपस्फीति कारक, जिसे अप्रत्यक्ष मूल्य अपस्फीति भी कहा जाता है, ये मुद्रास्फीति का एक व्यापक माप है। इसकी गणना अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य एवं आधार वर्ष के मूल्य के अनुपात के रूप में की जाती है। इसका बहुत सा सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे कभी भी जीडीपी डिफ्लेटर पूछा जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपको याद रखना है नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है फॉर्मूला? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ये आपको याद रखना है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ये रियल जीडीपी है आपका और ये नॉमिनल जीडीपी है। इसके आधार पर आप जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने देख लिया जीडीपी आपका डिफ्लेटर क्या होता है। इसके अलावा क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी अर्थव्यवस्था की सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है, अर्थव्यवस्था की सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है। तो यहाँ पर कोई बास्केट नहीं क्रिएट की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक व्यापक माप हो जाता है। जबकि अगर आप देखें तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, ये एक बास्केट क्रिएट करते हैं। ये एक प्रोडक्ट की बास्केट बनाते हैं, उसके आधार पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर आपका ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के जो माप है उसको यहाँ पर हमारे सामने पेश करता है। इसीलिए इसको एक व्यापक माप माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि आपका जो जीडीपी डिफ्लेटर की जो वैल्यू है, जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की जो वैल्यू है वो हर महीने जारी होती है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर की जो वैल्यू है वो जीडीपी के साथ हर 3 महीने में त्रैमासिक आधार पर जारी की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा सवाल है वो आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण को लेकर के है। इस संबंध में आपसे सवाल पूछा गया है कि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के तहत आयोजित एएसआई भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। और दूसरा हमारा सवाल है, यह सर्वेक्षण वर्ष 1960 से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को आपको पॉज कर सकते हैं और फिर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें जवाब क्या है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब हो जाता है। अगर आप एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये बेसिकली भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों का स्रोत है, जो कि भारत में हमारी इंडस्ट्रीज की क्या सिचुएशन है, हमारी इंडस्ट्रीज की क्या सिचुएशन है उसको दर्शाता है। इसको 2008 के अधिनियम से इसका संचालन जो है वो सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के माध्यम से होता है। 2017 में इसको संशोधित किया गया था। इसके अलावा ये जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है 1960 में इसको शुरू किया गया था। एनएसओ इसको कंडक्ट करता है, एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो इसको कंडक्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये हमने देख लिया है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हो जाते हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा सवाल अगर आप देखें, अगला जो हमारा सवाल है भारत में गरीबी रेखा के आकलन को लेकर के है। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, लकड़वाला समिति ने सिफारिश की कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा आगतन करने हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, वाई के अलग समिति ने अंतरराज्यीय मूल्य भिन्नताओं के ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा का प्रस्ताव किया था। तो अब यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है ये हमको बताना है। अगर आपको जवाब पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, जवाब दीजिए, हम इसका जवाब डिस्कस करते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, 2 यहाँ पर गलत है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। क्यों सही जवाब है, 2 गलत क्यों है? क्योंकि ये वाली जो रिकमेंडेशन है कि राज्य विशिष्ट गरीब रेखा बनाने वाली जो बात है ये भी लकड़वाला समिति ने ही कही थी, ये भी लकड़वाला समिति ने ही बताई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सबसे पहले वाई की अलग समिति की अगर आप बात करें तो इसको 1977 में बनाया गया था और इसने बेसिकली आपका गरीबी रेखा का एक आंकड़ा दिया था। क्या कहा था? इसने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा जो है वो 2400 किलो कैलोरी के आसपास होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के आसपास होनी चाहिए, दैनिक कैलोरी के आसपास होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपका वाई की अलग समिति ने कहा था। लकड़वाला समिति की अगर आप बात करें तो लकड़वाला समिति ने राज्यों के लिए विशिष्ट गरीबी रेखा की रिकमेंडेशन दी थी। तो ऑप्शन बी यहां पर गलत है, ऑप्शन ए यहां पर ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला जो हमारा सवाल है, गरीबी मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, हेडकाउंट इंडेक्स के तहत न केवल जनसंख्या के उस अनुपात को मापा जाता है जो गरीब है, बल्कि इससे ये भी मापा जाता है, ये भी पता चलता है कि गरीब कितने गरीब हैं
और हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि गरीबी अंतराल सूचकांक के तहत गरीबी रेखा के अनुपात में गरीबी रेखा के सापेक्ष उपभोग या आय अंतराल को मापा जाता है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सवाल को दोबारा से पढ़िए और सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अंत में आपको ये भी बताना है कि कितने सवालों का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे पाए थे। तो यहां पर अगर आप देखें, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत है, दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले हेड काउंट इंडेक्स को अगर आप देखें, हेड काउंट इंडेक्स बहुत ही बेसिक सा इंडेक्स होता है। हेड काउंट इंडेक्स से बेसिकली ये पता चलता है कि जो गरीब हैं वो कितने हैं, कितने लोग गरीब हैं किसी इकोनॉमी में। अगर आप देखें, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में 10 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग आपकी इकोनॉमी में रहते हैं। अब इसमें से हेड काउंट इंडेक्स क्या करेगा? हेड काउंट इंडेक्स, मान लीजिए हमारी गरीबी रेखा जो है वो यहां पर हमने एक लाइन खींच दी है, तो हेड काउंट इंडेक्स में केवल ये मापा जाएगा कि 4 लोग जो हैं वो भारत में गरीब हैं। भारत में गरीबों की संख्या कितनी है? 4 लोग भारत में गरीब हैं। अब यहां पर भी अगर आप देखें, मान लीजिए पहला व्यक्ति जो है वो 1000 रुपए कमाता है, दूसरा व्यक्ति 800 रुपए कमाता है, तीसरा व्यक्ति 600 रुपए कमाता है, चौथा व्यक्ति आपका 500 रुपए कमाता है, ये 400 रुपए कमाता है, ये 300 रुपए कमाता है। इसमें अगर आप देखें तो ये मान लीजिए 100 रुपए कमाते हैं और ये मान लीजिए आपका 50 रुपए कमाते हैं, ये 30 रुपए कमाते हैं और ये 10 रुपए कमाते हैं। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप केवल हेडलाइन जो आपका इंडेक्स है उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता लगेगा कि 4 लोग गरीब हैं। लेकिन क्या चारों लोग एक लेवल पर गरीब हैं? एक व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, एक व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा है, तो चारों लोग जो हैं वो गरीब हैं, लेकिन चारों लोग एक लेवल पर गरीब नहीं है। 10 नंबर पे जो व्यक्ति है वो ज्यादा गरीब है और 7 नंबर पे जो व्यक्ति है वो कंपेरेटिवली कम गरीब है, कंपेरेटिवली कम पुअर है। तो यहां पर आपका जो हेडलाइन जो हेड काउंट इंडेक्स है उससे केवल ये पता लगता है कि कौन कितना गरीब है। जबकि अगर आपका सेकंड गरीबी अंतराल इंडेक्स की अगर आप बात करें तो गरीबी अंतराल इंडेक्स आपको ये बताता है कि गरीबी जो है, कोई गरीब जो है वो कितना गरीब है। तो यहां पर अगर आपको गरीबी अंतराल इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इनके और इनके बीच में कितना अंतर है। तो और अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसको ज्यादा सहायता की जरूरत है। इस व्यक्ति को ज्यादा सहायता की जरूरत है, इस व्यक्ति को थोड़े से कम सहायता की जरूरत है, इनको और कम सहायता की जरूरत है, इनको बिल्कुल कम सहायता की जरूरत है। तो इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, इनके पास कम है, इनके पास और कम है, इनके पास सबसे कम है। ये कैसे पता लगता है आपको? ये पता लगता है आपका गरीबी अंतराल सूचकांक के आधार पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो हमने दोनों को डिस्कस कर लिया है, पहला कथन आपका गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो ये हमने देख लिया है। अगला सवाल अगर आप देखें, मुद्रा अवमूल्यन यानी कि आपकी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट हो जाती है, करेंसी डिवैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट होता है? 3 चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। पहला है आपका घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि, दूसरा पूंजी प्रवाह में गिरावट और तीसरा आयात का महंगा होना। हमको बताना है कि उपरोक्त विकल्पों में से कितने रुपए के निरंतर अवमूल्यन के संभावित परिणाम हो सकते हैं। अगर रुपया लगातार गिरता रहता है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो अगर आप देखें, सवाल बहुत इजी है, आपको जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अंत में ये भी बताना है कि कितने आप सही जवाब दे पाए थे। फिलहाल अगर आप देखें, तीनों यहां पर सही हैं। अगर रुपए का अवमूल्यन होता है, अगर रुपए की गिरावट होती है तो तीनों प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब हो जाता है। तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर रुपए की मूल्य में गिरावट होती है, रुपया कम होता है, तो घरेलू मुद्रास्फीति में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर रुपया कमजोर होता है तो भारत में आपको महंगाई देखने को मिलती है। रुपये कमजोर होने की वजह से भारत में जो आपका इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा पूंजी प्रवाह में गिरावट हो जाती है। जब जाहिर तौर पर भारतीय रुपया कमजोर होगा तो विदेशी निवेशक भारत में पैसा क्यों लगाएंगे? जो विदेशी निवेशक लगा भी रखे हैं वो वापस निकाल करके ले जाएंगे, तो पूंजी प्रवाह जो है वो भारत में कम हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा। ये तो जाहिर तौर पर जब भारत का रुपया कमजोर होगा तो सेम सामान खरीदने के लिए भारत सरकार को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ये भारत के निर्यातकों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो निर्यात महंगा हो जाएगा। तो ये तीनों प्रभाव आपको भारत की इकोनॉमी पर देखने को मिलेंगे अगर भारत का रुपया जो है वो निरंतर गिर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब अंत में आखिरी सवाल है हमारा। आखिरी सवाल में आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य विगत वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व स्थिति में आई गिरावट को दर्शाता है। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति का संकेत देता है।
और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है वर्ष 2025-26 में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले अंतराल में गिरावट आने का अनुमान है, जो विगत वर्ष देखी गई वृद्धि की प्रवृत्ति के विपरीत है। अब यहाँ पर हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये सवाल जाहिर तौर पर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, आप पूरा बजट पढ़ भी लेंगे जाहिर तौर पर फिर भी आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इसको आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुमान के आधार पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए इस सवाल को सबसे एंड में रखा गया है ताकि आप इसको देख सकें। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर सबसे पहले आपको स्टेटमेंट 2 देखना है कि स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो यहां पर बेसिकली सरकार ने संशोधित अनुमान को कम किया है, जो कि सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। सरकार का जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो हुआ है। फिस्कल कंसोलिडेशन होता है सरकार की जो इमेज है वो बेहतर होती है कि सरकार ने अपना घाटा कम कर लिया है। तो ये तो सरकार अपने बजट में बताएगी कि हमने अपना घाटा कम कर लिया है। जाहिर तौर पर दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट अगर ठीक है तो इसको भी आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आप कट कर सकते हैं। अब आपके सामने बचता है पहला और तीसरा। पहले में आप देखिए, पहले में यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में गिरावट आई है। केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में गिरावट आई है। अब आपको क्या लगता है कि जब तक कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं आ जाती है, जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाती है, तब तक क्या केंद्र सरकार अपने बजट में ये बात दर्शाएगी कि केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति खराब हो गई है? जाहिर तौर पर केंद्र सरकार इस बात को कभी नहीं दिखाएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट अगर आपका गलत है तो आप इसको काट सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि राज्यों को जो अंतरण होता है वो कम हुआ है, जबकि ये कम नहीं हुआ है। राज्यों को जो पैसा हम देते हैं अगर वो कम होगा तो राज्य तो इसको लेकर के काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर देंगे। खासतौर पर दक्षिण के राज्य इसको लेकर के सरकार की नाक में दम कर देंगे। तो ये तो सरकार कर ही नहीं सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। तो अगर आप एक एक करके स्टेटमेंट देखें तो केंद्रीय बजट में राजस्व घाटा सकल घरेलू जीडीपी के 1.5% पर निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2024-25 के अनुमानित संशोधन 1.9% से बेहतर है। तो सरकार का घाटा यहाँ पर कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाता है। आप अगला देखें, अगर आप सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो भी यहाँ पर कम हुआ है। सरकार का राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो कुल जीडीपी का 4.4% है, जो कि विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष ये 4.8% था। इस बार यानी राजकोषीय घाटा भी आपका कम हुआ है। ये भी सरकार के लिए अच्छी बात है। तो इसको भी आप सही मान सकते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही जवाब है। और राज्यों को जो हम ट्रांसफर करते हैं वो यहाँ पर बढ़ा है। अगर आप देखें, राज्यों को जो इस बार का जो ट्रांसफर है वो 25,59,764 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछली बार का जो अनुमान है 2024-25 से 12% ज्यादा है। पिछली बार से 12% ज्यादा है, तो कम नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया। तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाता है। चलिए, अंत में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि आपका लघु वित्त बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का कम से कम 75% प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र यानी पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को नगद आरक्षित अनुपात और सांविधिक चल निधि अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ये हमको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।